हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चैप्टर 2 देख रहे थे हम क्लास 9 का, और यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसका पार्ट 2 हम करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। एक प्लेस है जहां पर फरवरी में क्रांति हुई, उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या थी। अक्टूबर के बाद क्या बदला, यानी जो अक्टूबर में यहाँ पर क्रांति हुई थी उसके बाद में हमने क्या क्या परिवर्तन देखे, अगर हम बात करते हैं यूरोप की, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लास में देखा था कि समाजवाद था एक आपके पास में, एक था रेडिकल और एक आपका उदारवाद था। तो जो रूस में सबसे ज्यादा चला वो था आपका समाजवाद। समाजवाद में हमने देखा था कि क्या होता है समाजवाद, कि उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी इकोनॉमी है, सब कुछ किसके पास में रहेगी, समाज के। समाज ही आपका उन्नति करेगा, समाज ही काम करेगा। ऐसी आइडियोलॉजी को, ऐसी विचारधारा को हम बोलते हैं समाजवाद। तो जो रूस है उसमें वर्ष 1914 के पहले बनी सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। तो वहां पर गैर कानूनी पार्टियां बनी हुई थी। तो एक ही वर्ग तक सारे साधन, सारे संसाधन सीमित हो गए थे। तब फिर हमने क्या देखा था, समाजवाद में दो निकल के आते हैं। एक थे मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या कहते हैं कि जो अमीरों ने कमाया है उसको निकालो और बाकी सारे समाज में बांट दो, क्योंकि वो समाज की संपत्ति है। तो मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी या वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। तो एक तो पॉइंट ये याद रखेंगे कि किन लोगों ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया और कब किया। तो 1898 में किसने किया, जो मार्क्स के विचारों का समर्थन करते थे। मार्क्स क्या थे, समाजवाद के प्रचारक थे। और उनका समाजवाद कैसा था कि जो अमीरों के पास है उसको लेकर के समाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। नाउ लेकिन पार्टी को सरकारी आतंक के कारण गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ता था। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय कौन था, रूस के अंदर जो जार का शासन था वो इसे क्या मानता था, गैर कानूनी मानता था। तो ये क्या करता था, इस संगठन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। कुछ समय पश्चात इस पार्टी ने अपना अखबार निकाला और मजदूरों को संगठित कर हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। तो अब क्या कर रही है ये जो पार्टी है, ये देश के अंदर, रूस के अंदर समाजवाद को प्रसारित कर रही है, जिससे जनता को समाजवाद के बारे में पता चले और जनता समाजवाद के लिए आवाज उठाए और जो जार का शासन है वो खत्म हो। कुछ रूसी समाजवादियों का यह भी मानना था कि रूसी किसान स्वाभाविक रूप से समाजवादी हैं, जिसका मुख्य कारण इनके द्वारा समय समय पर भूमि का वितरण करना था। ये लोग कहते थे कि जो किसान हैं वो ऑलरेडी क्या है, समाजवादी हैं। वो अपनी लैंड को अपना नहीं मानते, पूरे समाज का मानते, और धीरे धीरे समय समय पर वो अपनी लैंड का वितरण करते रहते हैं। यह माना गया कि रूस में क्रांति की मुख्य शक्ति मजदूर ना होकर कृषक रहे होंगे। और यही कहा गया कि जो रूस में क्रांति आई समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए, रूस के अंदर जो क्रांति आई उसके मेन प्रेरक, मुख्य प्रेरक कौन रहे होंगे, कृषक। क्योंकि कृषक पहले से ही समाजवादी विचारधारा में यकीन करते थे, भरोसा करते थे ना। 19वीं शताब्दी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी एक और नई पार्टी है जिसका गठन किया गया। इस पार्टी के ने कृषकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, मांग की कि सामंतों द्वारा अधिकृत की गई भूमि कृषकों को वापस कर दी जाए। अब बहुत ही जरूरी नाम आता है व्लादिमीर लेनिन। इन्हीं के नेतृत्व में होगी रूस की क्रांति। सामाजिक लोकतंत्रवादी थे। यह महसूस किया इन्होंने कि वित्तीय मतभेदों के कारण कृषक एक संयुक्त समूह नहीं था, सबके अलग अलग मतभेद थे। कोई कृषक ऐसा था जो अमीर था, कोई ऐसा था जो थोड़ा गरीब था। तो उनमें वित्तीय रूप से क्या था, विभाजन था, बटे हुए थे, इसलिए एकत्र नहीं हो पा रहे थे, ऐसा महसूस किया लेनिन ने। और इसी विभेद के कारण ये लोग समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते थे। और बाद में आकर के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी दो भागों में बट गई। एक कहलाए वोल्शेविक और दूसरे कहलाए मैसेविक में विभाजित हो गई। वोल्शेविक का नेतृत्व करते थे लेनिन, और लेनिन के हिसाब से जार, जो कि रूस का राजा है, शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी को अधिक अनुशासन में रहना चाहिए तथा अपने सदस्यों की संख्या पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जबकि मैसेविको का मानना था कि पार्टी में सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए, जिस प्रकार जर्मनी में सभी को मिल रही है। तो जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है
रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में बढ़ जाती है, एक बोल्शेविक जिसका नेतृत्व करेंगे लेनिन और दूसरी है आपकी मेंशेविक, और ये कहते हैं कि सभी को सदस्यता मिले जैसे कि जर्मनी में मिलती है। ठीक, तो ये यहाँ तक रूस के लिए आप ध्यान रखेंगे ना। अब आता है कि 1905 की जो क्रांति है, जारवाद या फिर राजत्व का संकट, किसका राज हो, उसका संकट हमें देखने को मिलता है रूस के अंदर, और ये वो समय है जब बहुत ज्यादा उथल पुथल दिखाई देती है रूस के अंदर। तो लगभग 20वीं सदी तक हम पहुंच गए हैं। 1905 मतलब 20वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं, और इसके प्रारंभ में भी रूस निरंकुश राजशाही के नेतृत्व में ही था, यानी कि जार ही शासन वहां पे कर रहा था। और ये क्या करता था, ये भी राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, इसका निरंकुश जो शासन था वो चल रहा था किसका, जार का। वर्ष 1905 की क्रांति के समय सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों ने कृषकों के साथ मिलकर कार्य किया तथा एक संविधान की मांग की। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जादीदियों का मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी समर्थन मिला। तो यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सामने आई और उसने जार के खिलाफ क्या की, आवाज उठाई और कहा कि हमारा अपना क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। और संविधान बनाने के लिए उसने क्या किया, और उसको समर्थन भी मिला मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का भी, क्योंकि मुस्लिम जनता भी बहुत परेशान थी जार के शासन से। यह वर्ग अपने समाज में आधुनिक इस्लाम की इच्छा रखता था और चाहता था कि जो जदीदियों का जो वर्ग है जो कि मुस्लिम है, वो चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में भी क्या हो, आधुनिक इस्लाम आए, नया इस्लाम आए जिसमें सबको विकास का अधिकार हो। 1904 में रूसी मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई थी, क्योंकि इस समय आवश्यक वस्तुओं के दामों में तीव्रता से बढ़ोतरी हो गई थी। देखिए, हर क्रांति का कारण लगभग सेम ही रहेगा। जब भी कभी समस्या आएगी समाज में, जैसे पैसे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी, दमन बहुत ज्यादा किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तब क्या होगा, क्रांति होगी। तो इससे इनके वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। तो अब क्या हुआ, मजदूरों की गिरावट, उनके पैसे मिलते थे उसमें कमी आ गई, पहले 10 रुपए मिलते थे अब 6 ही रुपए मिल रहे हैं। मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेजी से वृद्धि हुई। अब वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे तो क्या ज्वाइन करेंगे, कोई संगठन, तो संगठन में उनकी सदस्यता बढ़ती चली गई। 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क से हटा दिए जाने के कारण मजदूरों ने आंदोलन करने की बात कह दी। कुछ ही दिनों बाद सेंट पीटर्सबर्ग के लाखों मजदूर वेतन में वृद्धि, कार्यस्थितियों में सुधार और काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। यानी रूस में मजदूरों का जो विद्रोह है वो बढ़ता चला जा रहा था, कभी काम के घंटे को लेकर के, कभी उन्हें हटाए जाने को लेकर के, और इन सब विद्रोहों का असर हमें रूसी क्रांति के रूप में फाइनली देखने को मिलेगा। 1905 को रविवार के दिन पादरी गेपोन, इनके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जार का महल कहाँ पे था, विंटर पैलेस के समक्ष पहुंचा। तब कॉसैक्स एवं पुलिस द्वारा मजदूरों पर आक्रमण कर दिया गया। इस घटना में सैकड़ों मजदूर मारे गए तथा 300 घायल हो गए, और इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार, ब्लडी संडे की घटना के नाम से जाना गया। इसके उपरांत इस प्रकार की कई घटनाएं घटने लगी। 1905 की क्रांति की संज्ञा दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो रूस के अंदर जब 20वीं शताब्दी का जैसे ही प्रारंभ होता है 1904 के आसपास, तो जार के प्रति जो विरोध है वो और बढ़ जाता है। और ये विरोध मजदूरों का सबसे ज्यादा था, मजदूरों का बहुत ज्यादा था, और धीरे धीरे करके ये विद्रोह बढ़ जाता है। और फिर आता है ब्लडी संडे। कब होता है, रविवार के दिन 1905 में। नेतृत्व कर रहे हैं कॉसैक्स, और पुलिस के द्वारा नेतृत्व कर रहे हैं पादरी गेपोन। इनके नेतृत्व में मजदूर जो होते हैं वो जार के विरुद्ध अपना जुलूस निकालते हैं। उस पर पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसे ही बोलते हैं खूनी रविवार। ठीक है, नेक्स्ट 1905 की क्रांति के समय जार द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन को मंजूरी दी गई। तो जब ये क्रांति हुई खूनी रविवार के बाद, क्या करा, जार ने कहा कि भाई इस तरीके से तो क्रांति कर रहे हैं ये लोग, तो इन्हें शांत करने की भी जरूरत है। तो उसने कहा कि एक परामर्शदाता संसद
निर्वाचित कर देते हैं, जिसे नाम दिया उसने ड्यूमा। और इसके गठन की उसने कहा हम मंजूरी दे देते हैं, ये गठन होगी और फिर उसके बाद आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। फैक्ट्री मजदूरों की अत्यधिक ट्रेड यूनियन और ट्रेड फैक्ट्रियों की भी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में रही। 1905 के बाद अधिकांश कमेटियां और यूनियनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण ये अनाधिकृत रूप से कार्य करने लगे। जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन और दूसरी ड्यूमा को 3 दिन के अंदर बर्खास्त कर दिया। जार बहुत चालाक था, उसने क्या किया, पहले तो शांत कराने के लिए कह दिया हमें क्या करते हैं, कमेटी बना देते हैं, ये तुम्हारी बातें सुनेगी, लेकिन उस कमेटी को ज्यादा दिन तक काम ही नहीं करने दिया, बार बार उसे बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी संप्रभुता पर किसी के द्वारा सवाल किए जाएं। कोई उससे सवाल पूछे ये उसे पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो गलत कर रहा है और इसीलिए उसे सवाल पूछना पसंद नहीं था। मत देने के अधिकार से संबंधित कानूनों को बदल दिया गया और तीसरी ड्यूमा में जार द्वारा रूढ़िवादी नेताओं को नियुक्त कर दिया। उसने नेतृत्व रूढ़िवादी नेता कर रहे थे और रूढ़िवादी नेता तो समाजवाद में कभी भी भरोसा नहीं करते थे। क्रांतिकारी एवं उदारवादी नेताओं को इससे बाहर कर दिया गया, क्योंकि कौन समाजवाद की बात उठाएगा, बराबरी की बात कौन उठाएगा, जो उदारवादी नेता है। रूढ़िवादी कभी भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। ठीक है, अंततः जार के शासन का अंत यहाँ पे आपको दिखाया गया है। रूस में लंबे समय से निरंकुश जारशाही का शासन था। स्थापना 1325 से 40 के बीच में हुई। जो जार शासक राजत्व के मानते थे कि भाई दैवीय है, राजा कैसा है, भगवान है। अंत हुआ और उस अंत के कई कारण थे। 1917 में अंत हुआ। पहला कारण प्रथम विश्व युद्ध में जो हार है उसको एक कारण माना जाता है कि जार का शासन खत्म हुआ। दूसरा कारण, सैनिक ऐसा योद्धा युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। सैनिक ये नहीं चाहते, क्योंकि सैनिक भी कहाँ से आ रहा है, किसी मजदूर परिवार से आ रहा है। वो नहीं चाहता था कि हम अपने ही लोगों के अगेंस्ट लड़ें, तो उसने विद्रोह कर दिया किसके विरुद्ध, जार के विरुद्ध। देन रूसी सेना 1914 और 1916 में जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया में बुरी तरह हार जाती है। फसलों एवं इमारतों की बर्बादी से 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। लोग सब बाहर गए थे, लोग बाहर निकल गए हैं रूस से। जार एवं सरकार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, और इन सारी स्थितियों ने जार की जो सत्ता थी उसको अलोकप्रिय बना दिया। जनता उसे नहीं पसंद कर रही थी। अब जनता चाहती थी कि परिवर्तन हो। अब अगर हम देखें कि पहला विश्व युद्ध, और भी कई कारण हैं, जैसे कि भाई अनाज की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, श्रमिकों की कमी हो जाएगी, अच्छी सेहत नहीं रहेगी पुरुषों की, क्योंकि भोजन की कमी है तो पुरुषों की सेहत अच्छी नहीं होगी। जब पुरुषों की सेहत अच्छी नहीं होगी तो युद्ध में नहीं जा पाएंगे, अगर जाएंगे भी तो जल्दी डेथ हो जाएगी उनकी। इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती थी। नाउ अगर हम बात करें कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जो रूसी साम्राज्य था, किस तरीके से दोनों में हमें कोई संबंध देखने को मिलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 में। दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध होता है। एक समूह के रूप में है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, ये है केंद्रीय शक्तियां, जिसे हम बोलते हैं एक्सिस पावर्स। तो दूसरे समूह के रूप में है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इसमें इटली, रोमानिया भी शामिल हो गए। तो आपको ध्यान रखना है 1914 में होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। दो ग्रुप है, एक है एक्सेस कंट्रीज यानी कि एक्सेस जो धुरी देश कह सकते हैं या फिर केंद्र शक्तियां कह सकते हैं, और दूसरा है अलाइड, वो कंट्रीज हैं। दूसरे समूह में है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और पहले समूह में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इन देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, और यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था, क्योंकि जहां जहां पे साम्राज्य था वहां वहां पे युद्ध होगा। इसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। शुरू में इस युद्ध को रूस के नागरिकों का काफी समर्थन प्राप्त हुआ, यानी रूस के लोग चाहते थे कोई बात नहीं है, हम युद्ध करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जाते हैं। लेकिन जनता ने जार का साथ दिया। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जब भी युद्ध लंबा खिंचेगा तो क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी। रूस के सारे रिसोर्सेज वहां जाने लगेंगे, कहाँ, युद्ध के लिए। जब युद्ध के लिए जाएंगे तो जनता परेशान होगी, लोगों में महंगाई बढ़ेगी, यानी समाज में महंगाई बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी, खाना नहीं मिलेगा, खाने की कमी हो जाएगी, अपनों को खो देंगे वो लोग युद्ध में। तो उन्हें जो मानसिक आप कह सकते हैं असंतोष होता है वो जन्मता
जाता है। और उसी समय पर जो जार है उसने भी ड्यूमा को बर्खास्त करा, कई बार बर्खास्त किया। तो इस तरीके से उसका जो विरोध है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। और इसी विरोध की वजह से प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही रूस का जो साम्राज्य है, जार का जो साम्राज्य है, वो कमजोर होने लगता है, धीरे धीरे जनता के बीच अलोकप्रिय होने लगता है और ले दे के बाद में उसे उखाड़ फेंक दिया जाता है। नौ नेक्स्ट अब आती है कि पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई। और ये क्या थी फरवरी क्रांति और किससे रिलेटेड थी? तो 1914 हो गया है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है, जार का शासन धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। वर्ष आता है 1917 कि सर्दियों में रूस की राजधानी है पेट्रोग्राद की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के लिए कारखाने, क्वार्टर तथा बाएं तट पर विंटर पैलेस एवं सरकारी इमारतें थी। ड्यूमा की बैठक वाला महल भी इसी तरफ था। 1917 में बहुत ठंड पड़ने के कारण रूस में खाद्य पदार्थों की कमी थी। संसदीय प्रतिनिधि यह नहीं चाहते थे कि जार द्वारा ड्यूमा को भंग किया जाए। वो नहीं चाहता था कि ड्यूमा जो है ये भंग हो, क्योंकि जार हर बार चाह रहा है कि ड्यूमा भंग हो जाए और समाजवाद ना आ पाए, वहां पर जो इक्वालिटी है, जो समानता है, वो ना आ पाए। लेकिन जो आपके उदारवादी हैं या जो संसदीय प्रतिनिधि हैं वो चाहते हैं कि नहीं, ऐसा ना हो कि ड्यूमा भंग हो। यही तो एक आपका तरीका है जिससे हम अपनी बात जार तक पहुंचा सकते हैं और उसे लागू करा सकते हैं। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित जो एक फैक्ट्री थी जहां पे मजदूर काम करते थे, वहां पर तालाबंदी की गई। और अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतों ने भी किया और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट्स तक आ गई। आंदोलनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों तथा पुलिस को तैनात किया गया। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अगले दिन यानी 26 फरवरी को बाएं तट की तरफ बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए और इसे ही हम लगभग कहते हैं फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति किसके अगेंस्ट हुई थी? जार के अगेंस्ट, क्योंकि जार ने ड्यूमा को 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके तहस नहस किया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगे और बहुत सारे लोग सड़कों पे जमा हो गए और इसी को हम बोलते हैं फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति क्यों हुई थी? दोबारा वही है ये है, पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक हुई थी ड्यूमा के अंदर फरवरी 1917 में। और इसी दौरान क्या हुआ कि जार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। जब बर्खास्त कर दिया, शुरुआत कहाँ से हुई थी? फैक्ट्री में ताला लग जाने से। मजदूर जो थे वो क्या हो गए? कामहीन हो गए, उनके पास कोई बेरोजगार हो गए, उनको काम नहीं रहा। तो फिर उनके समर्थन में दूसरी फैक्ट्री वालों ने भी हड़ताल कर दी और ये सिलसिला बढ़ता गया। और 27 फरवरी को आकर के उन लोगों ने राजधानी पर धावा बोल दिया और उसके सामने जुलूस निकालना शुरू कर दिया और इसे ही हम बोलते हैं फरवरी क्रांति। और महिलाओं ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब जब फरवरी क्रांति हो गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो जो अंतरिम सरकार में उद्योगपतियों, सैनिक अधिकारियों, भूस्वामियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंतरिम सरकार बनेगी। फरवरी में क्रांति होगी। क्रांति के बाद जार को लगेगा कि अब क्या करें, तो वो कहता है अंतरिम सरकार बना लेते हैं। अंतरिम सरकार मतलब जनता के भी उसमें प्रतिनिधि शामिल कर लेते हैं। अंतरिम सरकार बनती है और उसके अंदर उद्योगपति भी आते हैं, सैनिक भी आते हैं और भूस्वामी भी आते हैं। इनमें उदारवादी भी हैं और समाजवादी भी हैं और एक निर्वाचित सरकार के लिए ये लोग कार्य करते थे तथा सार्वजनिक बैठकों और संगठनों पर से प्रतिबंध हटा दिए गए थे। अब आप बैठक कर सकते हैं, यानी फरवरी क्रांति के बाद रूस के अंदर की जो स्थिति है वो बदल रही है। निर्वाचन का तरीका सभी जगह एक समान नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक समान नहीं है, सबको बराबर का अधिकार अभी भी नहीं मिला है। लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत के आधार पर सब जगह सोवियतें बना ली गई और अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों, हमने देखा था लेनिन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। उन्हें वापस से रूस बुला लिया गया। वर्ष 1914 से हो रहे युद्ध का इन्होंने विरोध किया। लेनिन का मानना था कि यही वह समय है जब सोवियत को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन के विचार अप्रैल थीसिस के नाम से जाने गए, जिसमें 3 मांगे रखी गई जो निम्न है। युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाया जाए। वो कह रहे थे, लेनिन कह रहे थे कि सब कुछ सही है लेकिन जो
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आ गए हो, इसको समाप्त करो, खत्म करो, जनता बहुत परेशान है। दूसरा, किसानों को उनकी जमीन वापस दे दी जाए। तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, क्योंकि सारा का सारा पैसा किसके पास में जा रहा है, बैंकों के पास में जा रहा है, और बैंक कैसी है, प्राइवेट, तो किसके पास में जा रहा है पैसा, प्राइवेट लोगों के पास में। वो ये चाहते थे लेनिन। रेडिकल उद्देश्यों का स्पष्ट करने के लिए पार्टी का नाम उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी रखा, और वो कहते थे कि रेडिकल यानी कि नहीं बदल रहा कुछ तो तुरंत बदलने की कोशिश करते थे, तुरंत चाहते थे, त्वरित परिवर्तन की बात करते हैं लेनिन। धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो उनकी तरफ जो ये आंदोलन था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया बोल्शेविक के नेतृत्व में, जो लेनिन के नेतृत्व में यही जो आंदोलन था बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा किया गया एक विशाल प्रदर्शन, उसका दमन किया गया। सरकार अपना काम करती रहती है, राजा अपना काम करते रहते हैं, और जो आंदोलनकारी होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। अब उसके बाद आता है अक्टूबर 1917, दोबारा एक बार फिर क्रांति होगी, क्योंकि जनता दोबारा से परेशान है। और 16 अक्टूबर 1917 को होती है ये क्रांति, और दोबारा इसका फिर से और ज्यादा विरोध होता है 24 अक्टूबर को। छोटी सी बात रही होगी, जो अंतरिम सरकार थी उसमें जार चाहता था अपनी मर्जी चलाना, लेकिन जो बोल्शेविक थे वो चाहते थे अपनी मर्जी चलाना। तो इसको लेकर के दोबारा से क्या होती है आपकी क्रांति होती है अक्टूबर के अंदर, और इसे हम कहते हैं अक्टूबर क्रांति के नाम से। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉक्स में आप देखिए रूसी क्रांति की तारीख आपको ध्यान रखनी है। 1 फरवरी 1918 को इसका जो रूसी क्रांति है वो हुई थी। और दूसरा यहाँ पर वही है जो हमने देखा पेट्रोग्राद की जो घटना हुई थी, जिसे हमने फरवरी क्रांति कहा, उसमें लेनिन है और ट्रास्की दाएं में बैठे हुए हैं और मजदूरों के साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि मजदूरों ने क्या कर दी थी, हड़ताल कर दी थी। फरवरी क्रांति में हमने ऐसा देखा है। अब 1905 से 1917 के मध्य जो सामाजिक आंदोलन रहे उनकी प्रकृति कैसी थी, कैसा उनका नेचर था, किस तरीके का था, तो वो सब समाजवाद के लिए ही लड़ रहे थे। इस समय में जो भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं सबकी प्रवृत्ति ऐसी है, समाजवाद, जमींदारी के विरुद्ध है, जार सरकार के विरुद्ध है, समानता लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि समाजवाद को स्थापित करने के लिए थी सारी की सारी क्रांति। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि किन किन शीर्षकों के अंतर्गत ये सामाजिक आंदोलन हो रहे थे, तो पहला निरंकुश राजतंत्र, राजतंत्र कैसा है, निरंकुश है, उसके विरुद्ध थी ये सारे आंदोलन। किसानों की दशा बहुत हीन है, उसको सुधारने को लेकर थे ये आंदोलन। श्रमिकों की दशा, मजदूरों की दशा बहुत खराब है, उसको सुधारने को लेकर के थे ये आंदोलन। 1905 की जो क्रांति हुई थी 9 जनवरी 1905 में, जिसे हमने खूनी रविवार कहा था, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ वो भी इसी समय में हुआ, और इसी के विरुद्ध फिर से और ज्यादा आंदोलन भड़केगा। 1904-05 में रूसी जापान युद्ध जो हुआ वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। विचारकों का भी बहुत अधिक प्रभाव रहा किस पर, इस समय के सामाजिक आंदोलन पर। तो इन सारी चीजों से गवर्न होती है आपकी इस समय का जो आंदोलन है, यानी 1905 से लेकर के 1917 के बीच का जो रूस के अंदर आंदोलन चल रहा है वो। अब जो अक्टूबर क्रांति हुई थी उसके बाद कुछ बदला या फिर नहीं बदला, इस पर अगर हम बात देखें तो कुछ चीजें थी जो बदली तो थी। अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद रूस में कई सारे परिवर्तन हुए हैं। कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, ये परिवर्तन हुआ। शहरों में बोल्शेविक ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अभिजात्य वर्ग जैसे पादरी, पुरानी पदवियों, इनके प्रयोग पर रोक लगा दी गई। तो कुछ चीजें हैं जो बदली थी, समाज में एकता या आप कह सकते हैं समानता आनी शुरू हुई थी। जो एक ही समाज में एक ही वर्ग का जो आधिपत्य चल रहा था वो खत्म हुआ था अक्टूबर की क्रांति के बाद में। कई सारे और परिवर्तन, जैसे कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, अब उसे अपनाना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे करके हम देख रहे थे कि समाज में जो बदलाव है वो आ रहा था रूस के समाज में इन क्रांतियों के फलस्वरूप। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके दोनों अलग अलग दृष्टिकोण एक यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस वाले पार्ट में हम लगभग इतना ही रखेंगे कि भाई एक के बाद एक जो क्रांतियां हुई
रूस के अंदर, उनका क्या प्रभाव रहा और उनसे क्या मिला रूस को, और धीरे धीरे करके कैसे परिवर्तन आया रूस के अंदर क्रांतियों के फलस्वरूप। तो अभी इसने इतना ही रखते हैं, इससे आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वाले में। थैंक यू।